इस प्लेटफॉर्म पर हम नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं उसमें जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही होती है उन पर हम बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक पॉलिसी अनाउंस की है जिसका नाम है पॉलिसी फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम ओवरबर्डन डंप्स एंड टेलिंग्स ऑफ एक्सिस्टिंग माइंस 2025। ये पॉलिसी इसीलिए एक्सप्लोरेशन और बेनिफिशिएशन को एड्रेस करती है और इसके 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन, माइन डंप, माइनर मिनरल, एनवायरमेंट क्लियरेंस, इंसेंटिव्स और रिकवरी। क्रिटिकल मिनरल को लेकर नियमों में लगातार और जल्दी जल्दी अमेंडमेंट हो रहे हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि इन मिनरल्स की खोज के लिए सरकार कितनी सजग और गंभीर है। ये पॉलिसी भी इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार कोई ना कोई उसमें नया फीडबैक आ रहा है, नई नई पॉलिसीज और नए नए अमेंडमेंट भी आ रहे हैं। ये पॉलिसी अभी 16 जनवरी 2026 को पब्लिश हुई है और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसमें क्रिटिकल मिनरल मिलने की सभी जो संभावनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। और भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स की देश में जो उपलब्धता है उसको 2 तरीके से पूरा करना चाहती है। पहला तो एक्सप्लोरेशन के माध्यम से कि इन खनिजों की खोज की जाए, या फिर जिन मेजर मिनरल्स में या कमोडिटीज में ये कंपनियां हैं, मतलब जिनके साथ हैं, तो उनसे रिकवरी की जाए और ये रिकवरी बेनिफिशिएशन के माध्यम से ही की जा सकती है। तो इसमें जो कंपोनेंट एलिमेंट कंपेनियन एलिमेंट कहा गया है, तो ये वो एलिमेंट है जो कि प्राइमरी कमोडिटी के साथ मिलते हैं, जैसे कॉपर के साथ मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, रेनियम या ग्रेफाइट के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट। ये सभी अब क्रिटिकल मिनरल के तौर पर क्लासिफाइड हैं और एमएमडीआर एक्ट में शेड्यूल 7 में लिस्टेड हैं। तीसरा भी एक तरीका है, वो तरीका है कि जो एक्सपायर्ड एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग की जाए, लेकिन वो तरीका माइनिंग और बेनिफिशिएशन से अलग है, तो इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। वो अर्बन माइनिंग के तौर पर क्रिटिकल मिनरल मिशन में वेल डिफाइंड है। तो इस पॉलिसी के तहत अब देश में जितने भी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रिकनेंस सर्वे से लेकर डिटेल ड्रिलिंग तक एक समान प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन बनाया है, जिसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन के सभी एस्पेक्ट शामिल हैं। इसमें सैंपल कलेक्शन, सैंपल प्रिपरेशन और सैंपल एनालिसिस भी शामिल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सप्लोरेशन से जुड़े सभी काम एक ही पैटर्न पे किए जाए। इसमें नॉन कोल, कोल, ऑयल और गैस और एटॉमिक मिनरल्स के सभी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में जो टारगेट मिनरल्स हैं उनके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल की प्रेजेंस का असेसमेंट भी करना है। सभी बोरोल में करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सेलेक्टेड बोरोल में किया जा सकता है जिससे कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जहाँ पर कि ये एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट टेकअप किए जा रहे हैं वहाँ पर टॉप टू बॉटम जियोकेमिस्ट्री का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में इतने समय से एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हमें उनकी जियोकेमिस्ट्री के बारे में एक्सेप्ट टारगेट मिनरल कोई विशेष आइडिया नहीं है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, जिससे कि बार बार एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत ना पड़े, कुछ आइडिया तो हमको हो, इसलिए ये एक प्रोविजन किया गया। फिर माइन डंप और टेलिंग की सैम्पलिंग भी है, तो ये इसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने की जरूरत है सैम्पलिंग पैटर्न पर, क्योंकि माइन डंप हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। तो उसमें यदि अनसाइंटिफिक सैम्पलिंग की जाएगी तो हमको रॉन्ग और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगी। उससे बचने के लिए एक एसओपी तैयार किया गया है। इन माइन डंप और टेलिंग्स की ये कहाँ कहाँ पर हैं देश में, किन किन खदानों में है, उनके वॉल्यूम क्या है, उनमें मिनरल कंटेंट क्या हो सकता है, इस सभी की जो इंफॉर्मेशन है वो इन्वेंट्री वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट रखेंगे। ओवरबर्डन और ओवरबर्डन डंप और जो टेलिंग्स है उसमें क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जो रिकवरी है उसके लिए भी प्रमोशनल पायलट स्टडीज के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल में प्रोविजन किए गए हैं। अब इंसेंटिव के बारे में चर्चा करें तो जो कंपेनियन मिनरल्स हैं, यानी जो क्रिटिकल मिनरल्स के तौर पर क्लासीफाई हो गए हैं, उन उनमें
यदि माइनिंग पोटेंशियल या माइनिंग वायबिलिटी दिखती है तो ऑक्शन प्रीमियम के बजाय, ऑक्शन प्रीमियम इसलिए कि अभी तो जो मिनरल्स हैं वो सभी ऑक्शन के थ्रू जा रहे हैं, तो ऑक्शन प्रीमियम के बजाय केवल एप्लीकेबल रॉयल्टी का पेमेंट करके इन मिनरल्स की माइनिंग की परमिशन दी जाएगी। और जो नॉन ऑक्शन वाली है उसमें तो सिर्फ रॉयल्टी दे रहे हैं, तो इसीलिए ये जो डिफरेंस है यहाँ पर पूरा कर दिया, तो सिर्फ रॉयल्टी ही देना है। तो उसका लाभ क्या है कि माइन ओनर को एडिशनल प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक इस पॉलिसी का एक एडवांटेज है कि जिससे कि जो एडिशनल मिनरल यदि कोई मिल सकता है तो उसके लिए भी माइन ओनर अपनी तरफ से भी कोशिश करेगा। फिर कंपेनियन मिनरल की रिकवरी के लिए क्या एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, इसमें छूट दी गई। कारण ये है और इस लॉजिक है कि जो ROM है, रन ऑफ माइन, यानी जो अनप्रोसेस्ड और अनक्रस्ड मटेरियल माइन से माइनिंग के समय निकलता है, तो उसका जो असेसमेंट है वो प्रिंसिपल मिनरल की जब एनवायरमेंट क्लियरेंस दी गई है उसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए इसको अलग से एनवायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो उस वेस्ट को कम ही करेगा। तो ये एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इस पॉलिसी को रिव्यू करने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि क्रिटिकल मिनरल की इन्वेंट्री बढ़ाने की कोशिशों के अपेक्षित परिणाम अवश्य निकलेंगे। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसके हिसाब से भी भारत में 6.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया है, मतलब OGP एरिया है। और ये जो एरिया है इसका जो सेटअप है दूसरे ऐसे देश जहाँ पर कि इसी तरह के मिनरल्स मिलते हैं, क्रिटिकल या और दूसरी तरह के जो मिनरल्स मिलते हैं उससे मिलता जुलता सिमिलरिटी है उसमें। तो इसीलिए संभावना है कि हमको भी क्रिटिकल मिनरल और दूसरे जो मिनरल्स हैं उसमें जब एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ और ये जो प्रोविजंस किए गए इसमें हमें सफलताएं मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो आज के लिए इतने। यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको सेक्टरल लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।